Good evening. I am Dr. Shailja Pandey and today's topic is hereditary multiple exostosis या फिर हम इसे कह सकते हैं ऑस्टियोकोएंड्रोमा। ठीक है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में HAMO कहते हैं। ठीक है, HMO। ठीक है, हेरिडिटरी मल्टीपल एक्जोस्टोसिस भी इसे कहा जाता है। ये एक आनुवांशिक विकार है, ये मतलब जेनेटिक प्रॉब्लम है, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि जो एक दर पीढ़ी चलता रहता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, इस टाइप का विकार है। जिसमें क्या होता है, हड्डियों की बाहर की जो सतह होती है ऑस्टियोकोएंड्रोमा पर एक से ज्यादा कार्टिलेज या हम कह सकते हैं नरम हड्डी, मतलब जो सॉफ्ट बोन्स होती हैं, कार्टिलेज जो होते हैं, उससे ढके हुए ट्यूमर जो है बन जाते हैं बहुत सारे एक साथ। तो ट्यूमर बन जाते हैं और उसमें क्या होता है कि जो टिश्यूज होते हैं वो भरने लग जाते हैं। ठीक है, तो आमतौर पे ऑस्टियोकोएंड्रोमा जो है बचपन या किशोर अवस्था के दौरान भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो है ये इसका जो साइज होता है, ऑस्टियोकोएंड्रोमा का साइज जो होता है, इसका आकार जो होता है या इसका साइज या स्थान जो होता है वो हर व्यक्ति में अलग अलग, मतलब हर पेशेंट में जो है डिफरेंट होता है, एक जैसा साइज नहीं होता है इसके ट्यूमर का। ठीक है, तो हर उसमें अलग अलग होता है। जैसे कि क्या होता है कि पसलियों की जो ऑस्टियोकोएंड्रोमा होता है, ये हम इसे रिफ्स ऑस्टियोकोएंड्रोमा कहते हैं। इसकी वजह से क्या है, न्यूमोथोरैक्स की दिक्कत हो जाती है। न्यूमोथोरैक्स या फिर हेमोथोरैक्स या फिर पेरिकार्डियल इन्फ्यूजन जैसी जो है हम कह सकते हैं इमरजेंसी कंडीशंस आ सकते हैं या फिर जटिलताएं आ सकती हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि ऑस्टियोकोएंड्रोमा आमतौर पर जो है, जैसे कि अगर बच्चों में हो रहा है, बचपन में हो रहा है, तो वो जो है ग्रोथ प्लेटलेट्स जो बच्चों के शरीर में जगह जहाँ नई हड्डियों का विकास होना शुरू होता है, वहां पर क्या होता है, ये फिर बंद हो जाता है बनना। ठीक है, पहले तो स्टार्टिंग में बचपन में होता है, इसमें ट्यूमर बनने स्टार्ट हो जाते हैं, मगर जब बच्चों में नई हड्डियां बनने लग जाती हैं, मतलब जो ग्रोथ प्लेटलेट्स होते हैं वो बनने लग जाते हैं, तो वहां पर जो है इसका जो है ग्रोथ होना, ऑस्टियोकोएंड्रोमा का ग्रोथ होना रुक जाता है। हालांकि कुछ लोगों में ये दोबारा भी हो सकता है, जैसे उस टाइम स्टॉप हो जाएगा, फिर दोबारा भी किसी भी एज में लौट सकता है। ठीक है, अच्छी बात ये है कि ये कैंसर नहीं होते हैं ज्यादातर। अच्छी बात ये कि कैंसरस ट्यूमर्स नहीं होते हैं। 2 and 5% केसेस ऐसे होते हैं जो कि कैंसर का रूप लेते हैं, मगर ये नॉन कैंसर होते हैं। ठीक है, हेरिडिटरी मल्टीपल ऑस्टियोकोएंड्रोमा का लक्षण क्या हो सकते हैं, इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। देखो, 50,000 में से जो है कुछ लोगों में ही, या 50,000 में से एक इंसान जो होता है वो हेरिडिटरी मल्टीपल ऑस्टियोकोएंड्रोमा से जो है पीड़ित होता है या फिर उससे सफरर होता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं। एक तो पेन होगा, पेशेंट की बोन्स पेन हो सकता है। ठीक है, रेंज ऑफ मोशन, जोड़ों की जो गतिविधियां हैं, जॉइंट्स की जो एक्टिविटीज हैं वो कम हो जाएंगी। ठीक है, उसके अलावा जो है नर्व्स अफेक्टेड हो जाएंगी, कोई भी डिफॉर्मिटी आ सकती है। ठीक है, या फिर आपके हाथ या पैर, अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज की जो लंबाई होती है उसमें डिफरेंस आ सकता है, एक पैर छोटा एक बड़ा, या फिर एक हाथ छोटा एक बड़ा हो सकता है। बौनापन हो सकता है पेशेंट में, फ्रैक्चर की कंडीशंस फ्रिक्वेंटली हो सकती हैं। ये इसके सिम्टम्स होते हैं। इसका कारण क्या होता है, हेरिडिटरी मल्टीपल ऑस्टियोकोएंड्रोमा एक EXT1 या EXT2 नामक जो एक जीन होता है उसकी गड़बड़ी की वजह से होता है। मतलब इसका नाम ही है आनुवांशिक, मतलब जेनेटिक या हेरिडिटरी। तो इसमें जो जीन्स होते हैं EXT1 एंड EXT2, उस जीन में कोई गड़बड़ी हो जाने की वजह से ये दिक्कत पेशेंट को हो सकती है। ठीक है, अब क्या होता है कि इनहेरेंस पैटर्न्स के माध्यम से क्या होता है कि जिसका मतलब होता है कि आनुवांशिक स्थिति तब हो सकती है जब बच्चे को उसके माता पिता में से किसी के ये दिक्कत हो रही होगी पहले से। ठीक है, या जो जीन म्यूटेशन होता है उसकी वजह से ये दिक्कत हो सकती है। अगर बच्चे के मम्मी पापा में से किसी को ये परेशानी है। दूसरी बात, अगर जीन म्यूटेशन हो गया है तो उसकी वजह से जो है नेक्स्ट जनरेशन को ये हो सकती है। महिलाओं में EXT1 EXT2 नाम का अगर जीन की गड़बड़ी होती है तो फिर उसमें 96% महिलाओं में, जबकि 100% पुरुषों में जो है HMO विकसित हो सकता है। ठीक है, अगर महिलाओं में EXT1 एंड EXT2 गड़बड़ है तो जो फीमेल बेबी होगी
उसमें 96% चांसेस रहते हैं, और जो मेल बच्चा होगा उसमें 100% चांसेस रहेंगे ये आपका जो हेरिडिटरी मल्टीपल ऑस्टियोकोंड्रोमा है उसका। ठीक है, अब इसको कैसे हम इससे बच सकते हैं, इसका हम कैसे डायग्नोसिस कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि हेरिडिटरी मल्टीपल जो ऑस्टियोकोंड्रोमा होता है, इसका जो है वैसे तो इसका जो डायग्नोसिस है काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि एक जेनेटिक या हेरिडिटरी बीमारी है इसलिए। ठीक है, मगर फिर भी इसमें हम डॉक्टर्स जो होते हैं कुछ क्वेश्चंस पेशेंट से पूछते हैं। ठीक है, सिम्टम्स पूछते हैं, उसके अलावा लैब टेस्ट करा सकते हैं, MRI एंड CT स्कैन एंड एक्सरे, उसको हम एडवाइस कर सकते हैं, उसमें बोन की जो कंडीशंस होगी उसको हम पता कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो इसमें ट्रीटमेंट में क्या कर सकते हैं कि इसमें हम वॉच एंड वेट करते हैं पेशेंट को, पहले वो देखिए उसकी जो कंडीशन है पेशेंट की, उसकी क्या सीरियस जो बीमारी की गंभीरता को देखते हुए उसका इलाज किया जाता है। मैंने बताया इसमें टेस्ट करा सकते हैं, आप ब्लड टेस्ट करा सकते हैं। ठीक है, अब उसमें ब्लड टेस्ट कराएंगे, उसके बाद आप एक्सरे करा सकते हैं। अगर ट्यूमर दिख रहा है तो उसका साइज, उसका आकार, वो कहाँ पे है, इस चीज़ को देखा जाएगा। उसके हम लक्षण देखेंगे, सिम्टम्स क्या आ रहे हैं, पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स क्या आ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है ट्रीटमेंट में सर्जरी पेशेंट की दे सकते हैं, सर्जरी के थ्रू जो है हम ट्यूमर को रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो है आप होम्योपैथिक मेडिसिन से भी इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर ये फर्स्ट स्टेज में है, शुरुआती स्टेज में, होम्योपैथिक दवाइयों से ये कम्प्लीटली क्योर हो जाता है। दूसरी बात, मैं ऑनेस्टली एक बात बताना चाहूँगी कि कई बीमारियां ऐसी जिनके लिए कहा जाता है कि ये लाइलाज है, मगर होम्योपैथी से उसका इलाज पॉसिबल होता है और ठीक भी हो जाती हैं। जैसे कि थायराइड की अगर दिक्कत होती है पेशेंट को तो कहते हैं ज़िंदगी भर दवाई खानी पड़ती है, मगर होम्योपैथी में इसका अगर इलाज किया जाए तो इसको हम मेडिसिन से क्योर कर सकते हैं और मेडिसिन बंद की जा सकती है। अगर डायबिटीज़ का भी अगर शुरुआती तौर पे इलाज सही मिल जाए तो होम्योपैथिक दवाइयों से डायबिटीज़ को भी हम कम्प्लीटली ठीक कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसके लिए कहा जाता है कि ये ला इलाज है। तो होम्योपैथी में अगर अच्छी तरीके से केस टेकिंग लेके कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन का सिलेक्शन किया जाए तो हम उसका जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट करें तो उसको हम क्योर कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसके सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, और इसका इलाज होम्योपैथी में भी होता है। अगर किसी पेशेंट को भी ऐसी कोई दिक्कत होती है तो वो होम्योपैथिक फिजिशियन को दिखा सकते हैं और इसका इलाज ले सकते हैं। अब इसमें हम ये भी बता सकते हैं कि इसमें डाइट पेशेंट को क्या लेनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें डाइट जो है पेशेंट को खाने पीने में जो है पेशेंट को क्या क्या लेना चाहिए, तो इसमें हम बता सकते हैं कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा जैसे स्मोकिंग या अल्कोहल अगर कोई पेशेंट ले रहा है तो इस चीज़ को नहीं लेना चाहिए, और फास्ट फूड ये सब चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, है ना। तो ये चीज़ें हमें यूज़ नहीं करनी चाहिए, और हमें जहाँ तक है खाने में जो है हेल्दी फूड्स लेने चाहिए। अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए एक्सरसाइज जो है अपनी दिनचर्या में रखना चाहिए, जिससे कि आप अच्छे से हेल्दी रह सकें और इन बीमारियों से बच सकें। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिजीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक करें। अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेशन में मुझसे पूछ सकते हैं। कॉल फॉर मी ऐप मेरा ऐप है जिसे आपने फ़ोन में डाउनलोड करके आप मुझसे इलाज भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।